जो हमने चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, उसकी बीपीपी किट के क्वेश्चंस पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हिच हैव बीन प्रोसेस्ड एंड कम्युनिकेटेड टू अनदर पार्टी बी बेस्ट डिस्क्राइब। फैक्ट्स और फिगर्स जिनको आप प्रोसेस करते हो, ठीक है, उनको आप क्या कहते थे? इंफॉर्मेशन कहते थे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सी चीज है जो कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है? नहीं है। तो न्यूज़पेपर जो है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। यस, कंपनी के बाहर की है तो एक्सटर्नल होती है। इंटरनेट भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इम्प्लॉइज जो होते हैं वो कंपनी के अंदर होते हैं, उनसे एसोसिएटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो तो इंटरनल हुई, एक्सटर्नल नहीं हुई। यही उसने पूछा था, तो आंसर आपका सी होगा। इंडस्ट्री रिपोर्ट जो है वो भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट्स फॉलो अबाउट डेटा एंड इंफॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू अबव टू स्टेटमेंट्स। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? नंबर वन है, डेटा इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर फैक्ट, फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन। नहीं, ये साइंटिफिक टर्म्स फॉर फैक्ट्स और फिगर्स तो है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो और डेटा उनमें आपस में बहुत डिफरेंस है, एक साथ ये नहीं होती। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है कि इंफॉर्मेशन इज डेटा विच हैज बीन प्रोसेस्ड। तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट वन जो है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट टू जो है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का मकसद क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का मकसद होता था हेल्प करना मैनेजर की किन तीन कामों में? प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो है डी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस। अब ये क्वेश्चन है, द कॉस्ट अकाउंटेंट हैज प्रोड्यूस्ड अ रिपोर्ट शोइंग द आवरली आउटपुट फ्रॉम फैक्ट्री फ्लोर। एक अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें उसने बताया हुआ है कि आवरली आउटपुट क्या आ रहा है फैक्ट्री से हमें लास्ट वीक का। अभी जो रिपोर्ट इसने बनाई है, ये रिपोर्ट कौन सा मैनेजर होगा या कौन सा बंदा होगा जो इंटरेस्टेड होगा या जिसको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी इस रिपोर्ट की? तो क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ये आवरली आउटपुट से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि यार फैक्ट्री में आखिरी वीक में क्या प्रोडक्शन हो रही थी। इसका मतलब ये है ना कि ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर को इसकी जरूरत होगी कि वो देख सकेगा कि यार लास्ट वीक में क्या प्रोग्रेस रही। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजर इसका आंसर होगा। मोस्ट लाइकली उसने पूछा हुआ है, मोस्ट लाइकली का मतलब है कि सबसे ज्यादा, सबसे लाइकली। तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है इसका आंसर होगा। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सी चीज है जो कि अच्छी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी नहीं है? तो क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो ये तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी है ना, अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन का क्लियर होना जरूरी है, तो ये तो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी हुई। रिलायबल होना जरूरी है, यस, ये भी एक इंफॉर्मेशन की अच्छी क्वालिटी है। एक्यूरेसी होना, यस, ये भी एक अच्छी क्वालिटी है। कंप्यूटराइज होना ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार एक इंफॉर्मेशन जो मुझे कंप्यूटर से मिली है वो अच्छी क्वालिटी की है। वो पेपर की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, कागज पे भी आप लिख के इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो कंप्यूटराइज होना कोई अच्छी क्वालिटी नहीं होती मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन की, जबकि क्लैरिटी, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी वो एक क्वालिटीज है। तो हमने यही बताना था कि कौन सी अच्छी क्वालिटी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। इसके बाद है, द कॉस्ट अकाउंटेंट हैज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल एंड बजटेड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इन लास्ट मंथ। एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसने इंफॉर्मेशन आपको दी है कि एक्चुअल और बजटेड कॉस्ट क्या थी आखिरी महीने की। ठीक है, कि आपने बजटेड कॉस्ट क्या की थी कि मटेरियल का कितना खर्चा होगा इस महीने में, और एक्चुअल कॉस्ट आपकी क्या आई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज विल दिस इंफॉर्मेशन प्राइमरली एड मैनेजमेंट। एड का मतलब होता है हेल्प, प्राइमरीली का मतलब होता है मेन एरिया। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है एक्चुअल और बजटेड कॉस्ट की, वो कौन सा मेन एरिया है इन इनमें से जिसमें ये आपको हेल्प करेगी? तो अगर आपको याद हो कि जो कंट्रोल होता था, कंट्रोल का मतलब यही होता था कि जो आप एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनको बजट से कंपेयर कर रहे हो। तो एक्चुअल और बजटेड कॉस्ट से एसोसिएटेड जो रिपोर्ट होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो मोस्टली जो है आपकी सबसे ज्यादा हेल्प जो है वो किस में करेगी? कंट्रोल प्रोसेस में करेगी। इसीलिए जो है वो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल होता ही यही है कि यार बजट और एक्चुअल को कंपेयर करना,
और कोशिश करना कि अगर तो अच्छी परफॉर्मेंस की है तो अगले महीने में, जैसे इस सिचुएशन में एक मंथ की इंफॉर्मेशन थी, अगले महीने में वो अच्छी चीजों को कंटिन्यू करना। अगर तो अप टू मार्क नहीं है आपकी परफॉर्मेंस, तो वीकनेस को आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट जो मंथ है उसमें इंप्रूवमेंट लाना। तो कंट्रोल के लिए जो है ना, आपको एक्चुअल और बजटेड डाटा की जरूरत होती है, एक्चुअल और बजटेड रिकॉर्ड की जरूरत होती है, जो कि आपको इस अकाउंटेंट ने कलेक्ट करके दी है। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन फॉर अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए इनमें से कौन सी चीज इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं है? ठीक है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन फॉर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यानी कि हमने बताना है कि इंटरनल नहीं है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि एक्सटर्नल होगी। गुड्स रिसीव नोट अकाउंट्स डिपार्टमेंट को चाहिए होता है। अगर आपने मटेरियल वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जब इनवॉइस आती है, तो इनवॉइस को वो किससे मैच करते हैं? गुड्स रिसीव नोट से, क्वांटिटी चेक करने के लिए। ठीक है, और उसको परचेज एक्विजिशन, परचेज ऑर्डर से करते थे प्राइस चेक करने के लिए। ये मटेरियल वाले चैप्टर में बात बताई थी मैंने। गुड्स रिसीव नोट तो एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन हुई अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए। टाइम शीट फॉर एम्प्लॉइज, टाइम शीट में डिटेल लिखी होती थी कि एम्प्लॉइज ने कितने घंटे काम किया है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इसकी भी जरूरत होगी ना, क्योंकि अकाउंट्स का काम तनख्वाहों वाला भी होता है। ठीक है, तनख्वाहें कैलकुलेट करना, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड चीजें, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। मटीरियल्स रिक्वेजिशन फ्रॉम द फैक्ट्री, तो मटीरियल्स जो रिक्वेस्ट करते हो आप फैक्ट्री से, ये भी एक इंटरनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, विद इन द कंपनी इंफॉर्मेशन है। अगर आप गौर करें तो गुड्स रिसीव नोट, टाइम शीट, मटीरियल, ये सारी क्या है? ये इंटरनल है, विद इन द कंपनी है। जबकि परचेज इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर्स, परचेज इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर्स ये विद इन द कंपनी नहीं होती। इनवॉइस हमें सप्लायर भेजता है, तो बाहर से एक चीज आ रही है, तो बाहर से जो चीज होती है वो आपकी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, तो पहली तीन चीजें हैं वो तीनों इंटरनली जनरेटेड है, विद इन द कंपनी है, जबकि जो लास्ट वन है परचेज इनवॉइस, वो बाहर से आती है, तो इसीलिए वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन कहलाएगी। और इस क्वेश्चन में उसने यही पूछा हुआ था कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन कौन सी है इनमें से, यानी कि कौन सी इंटरनल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ट्रू है? नंबर वन, मैनेजमेंट अकाउंट्स आर लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी। नहीं, बाय लॉ दुनिया का कोई कानून आपको नहीं कहता कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करो। आप खुद अपने मदद के लिए, अपनी हेल्प के लिए करते हैं, ताकि आप प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल कर सकें। फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना एक लीगल रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाना एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद अगला, मैनेजमेंट अकाउंट कंसीडर्स फ्यूचर डाटा ओनली। नहीं, मैंने आपको बताया था कि जो मैनेजमेंट का जो टाइम फ्रेम होता है वो पास्ट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। पास्ट का डाटा उठा के, ट्रेंड्स देख के, उसकी बेस पे फ्यूचर को फोरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना। तो मैनेजमेंट अकाउंट्स पास्ट और फ्यूचर दोनों चीजों को देख रही होती है। क्योंकि इसने फ्यूचर डाटा ओनली कहा हुआ है, तो इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। मैनेजमेंट अकाउंट्स इंक्लूड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यस, ट्रू। मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कंसर्न फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से भी होता है, नंबर्स में जो होती है, और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में भी उसका इंटरेस्ट होता है। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट स्टेटमेंट है वो थ्री ओनली ट्रू होगी। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज जो है वो मैनेजमेंट अकाउंट्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो पहली चीज लिखी हुई है, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा ओनली। तो ये बात वही पिछले से रिलेटेड है कि ये तो गलत है ना, ये तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुई, क्योंकि ये हिस्टोरिकल और फ्यूचर डाटा दोनों दोनों में इंटरेस्टेड होती है। तो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा ओनली लिख देना, तो इसका मतलब है कि ये एट्रीब्यूट नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो आंसर होगा। बाकियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोड्यूस फॉर इंटरनल यूज ओनली, यस, ये एट्रीब्यूट है। हमने कहा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम इंटरनली करते हैं, अपने लिए करते हैं। यूज फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, ये भी एक एट्रीब्यूट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस यही होता था कि इस तीन काम में हेल्प करना मैनेजर की। प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मेट होता है अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट आपको जैसे कहेगी कि इस तरह मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, इस तरह मुझे अकाउंट प्रिपेयर करके देने हैं, आपने उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। इसीलिए जो है, जो बी सी डी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनेजमेंट अकाउंट के, लेकिन जो ए है वो नहीं है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा ओनली नहीं होगा, इसका टाइम फ्रेम हिस्टोरिकल और फ्यूचर दोनों होता है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग
could be considered as a limitation of cost and management accounting information? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी चीज है जिसको आप लिमिटेशन कह सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का? लिमिटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, लिमिटेशन वर्ड का आप कह सकते हैं कि एक तरह का डिसएडवांटेज है, आपको लिमिट कर देता है, वहां पर जाके थोड़ी गड़बड़ कर सकता है ये चीज, ठीक है। लिमिटेशन एक तरह का आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज है। तो वो कह रहे हैं इस ये जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज है जिसको आप कह सकते हो कि यार ये एक तरह का डिसएडवांटेज है कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का? तो सबसे पहली चीज जो लिखी हुई है, अफेक्टेड बाय चेंजिंग प्राइस ओवर टाइम, तो ये एक डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि फर्ज करें आपने एक अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए, आपने कॉस्ट कॉस्ट अकाउंट आपने कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर किया, आपने देखा कि यार जो मटेरियल की प्राइस चल रही है वो $2 चल रही है पर केजी, ठीक है, पर केजी $2 चल रही है। तो आपने एक बजट बनाया आप कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये काम करते थे, प्लान बनाया, बजट बनाया कि यार मुझे जो है तकरीबन 100 केजी चाहिए फॉर एग्जांपल अगले साल में। तो आपने $200 का बजट बना दिया, आपने कहा कि यार जो मेरी बजटेड कॉस्ट है मटेरियल की वो 200 लगेगी, ठीक है। और अब आप इसी के मुकाबले में एक्चुअल को कंपेयर करेंगे। अब आपको पता चला कि यार साल में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, महंगाई ज्यादा हो गई है, तो जो प्राइस है वो इन बिटवीन द ईयर जाके 5 केजी हो गई है। तो अगर प्राइस ज्यादा होगी तो जो आपका एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो हाइयर होगा, एक्चुअल रिजल्ट आपका बहुत ज्यादा होगा बजट के मुकाबले में। तो इस तरह तो आप कहेंगे कि यार जी बजट तो मैंने कहा था कि सिर्फ 200 की चीजें आएंगी, तो एक्चुअल में तो मेरा खर्चा 500 हो गया, तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई मैनेजर की। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ना, ये एक डिसएडवांटेज हो गया, लिमिटेशन होगी कि मैंने तो अपनी तरफ से बजट ठीक बनाया था, लेकिन चेंजिंग प्राइस की वजह से, चेंजिंग इन्फ्लेशन की वजह से जो ये एक तरह का डिसएडवांटेज हो गया कि मैं कंपैरिजन को फैसिलिटेट नहीं कर सकता, मैं अपनी बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को देख नहीं सकता, कंट्रोल वैसा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कसूर तो किसी का नहीं है ना। तो ये देखें एक तरह का डिसएडवांटेज है कि अगर आप फ्यूचर की बेस पे एक मतलब आप एक बजट आप बना रहे हो, आप बजट अपनी करंट कंडीशंस के हिसाब से या पास्ट के हिसाब से बनाते हो, लेकिन फ्यूचर कंप्लीटली आप प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते ना कोई उसमें मसले मसाइल हो सकते हैं, जिनमें से एक मसला मसाइल ये है कि इन्फ्लेशन और बार बार प्राइसेस का चेंज होना, जो कि आपके लिए एक तरह का डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। बाकी इंक्लूडिंग नॉन फाइनेंशियल एज वेल एज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये तो कोई एक तरह की लिमिटेशन या डिसएडवांटेज नहीं हुआ। प्रोड्यूस पीरियोडिकली, एक पीरियोडिकली ये प्रोड्यूस की जाती है, जैसे हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद। प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्मेट रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट, जैसा मैनेजमेंट कहती है वैसा आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो ये भी कोई लिमिटेशन या कोई डिसएडवांटेज नहीं हुआ। ये जो ऑप्शन ए है ये आपका एक तरह का डिसएडवांटेज है। ये एमसीक्यू क्लियर है आपको? ये थोड़ा डिफिकल्ट था। यस सर। सही है। इसके बाद है विच इज ट्रू ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें से कौन सी चीज है जो कि ट्रू है विद रिगार्ड टू मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन? इट इज सेम एज ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, नहीं। इट मस्ट बी प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया कि मैनुअली भी, पेपर पे भी आप कर सकते हो। इट शुड बी कंप्लीटली एक्यूरेट रिगार्डलेस ऑफ कॉस्ट, नहीं, कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं होती। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि 100% एक्यूरेट नहीं होती। और इसने दोनों स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है यार, जितना मर्जी आपका खर्चा हो जाए इस ये पूरी 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। चौथी स्टेटमेंट, इट शुड बी प्रोड्यूस इफ इट्स कॉस्ट इज लेस देन द इंक्रीज रेवेन्यू इट लीड्स टू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए अगर इसकी कॉस्ट कम है, अगर इसकी कॉस्ट कम है इसके रेवेन्यू के मुकाबले में। इंक्रीज रेवेन्यू इट लीड्स टू का मतलब है कि इसको इस्तेमाल करते हुए कितना रेवेन्यू आप कमा सकते हैं। तो कॉस्ट कम है रेवेन्यू से, तब आपने इसको प्रोड्यूस करना है, यानी प्रोड्यूस का मतलब है कलेक्ट करना है, हासिल करना है। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस वाली बात होगी है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाली बात होगी है। तो ऑप्शन डी जो है वो ट्रू है। ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, उसको हासिल करने का खर्चा कम होता है और उसको इस्तेमाल करके जो रेवेन्यू हम कमाते हैं वो ज्यादा होता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओनली रेलिवेंट टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नहीं। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे भी कि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जो कि प्रोडक्शन कर रही होती है, जरूरी नहीं है। जो सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज कर सकती हैं। जो जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं वो भी देख सकते हैं कि यार पर जॉब कितनी कॉस्ट आ रही है, आगे जाके हम जॉब कॉस्टिंग भी पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के रेलिवेंट नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटेड अकाउंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ रेगुलेटेड फॉर्मेट, नहीं। रेगुलेटेड फॉर्मेट का मतलब होता है एक ही फॉर्मेट। अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि मैनेजमेंट अकाउंट जो है किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है,
बशर्त ये कि वो फॉर्मेट मैनेजमेंट ने आपको बताया हो, जिस तरह मैनेजमेंट कहेगी उस फॉर्मेट में आपने प्रेजेंट करना है, कोई एक रेगुलेटेड फॉर्मेट उसका नहीं होता। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंप्लीटली सेपरेट सेट्स ऑफ डाटा। नहीं, ट्रांजैक्शन, ये इंटरलॉकिंग इंटीग्रेटेड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन चलें आप यहाँ पर बस सिंपल समझ लें। वो कह रहा है कि फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंट्स जो आप बनाते हो वो डिफरेंट डाटा से बनाते हो। नहीं, एक ही डाटा होता है, उसी डाटा के थ्रू आप फाइनेंशियल अकाउंट भी प्रिपेयर करते हो, उसी डाटा के थ्रू आप मैनेजमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर करते हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत हुई। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल यूज विद इन द कंपनी। यस, जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं, जो हम मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाते हैं, वो हम इंटरनली ही बनाते हैं। तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग is not an example of question that a trainee accountant may be asked in respect of cost and management accounting system। इसमें से कौन सी चीज एग्जाम्पल नहीं है उस क्वेश्चन की जो कि एक फ्रेश अकाउंटेंट से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक चीज ऐसी है जो कि उससे नहीं पूछेंगे, बाकी तीन चीजें उससे पूछ सकते हैं। नंबर वन है, which revenue stream should be the company seek should the company seek to maximize in the next year। तो ये चीज आप अपने ट्रेनी अकाउंटेंट से नहीं पूछेंगे। रेवेन्यू स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी है, वो डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है। उन्होंने किसी फूड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आप अपने ट्रेनी अकाउंटेंट से ये नहीं पूछोगे कि यार कि अगले साल जो है, अगले साल के लिए मैं किस जगह पे मजीद पैसा लगाऊं, कहां से मैं रेवेन्यू को अपने मैक्सिमाइज करूं। क्यों? क्योंकि ये बड़ा डिसीजन है, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। ट्रेनी अकाउंटेंट जो है वो इस उससे उसको इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है कि आपको इस चीज का वो बता सके, वो जीरो फ्रेशर होता है। ठीक है, तो ये सवाल आप उससे नहीं पूछोगे। व्हाट हैव द रेवेन्यूज फॉर ईच स्ट्रीम इन द लास्ट पीरियड, ये आप उससे पूछ सकते हो कि यार मेरे जो पिछले पीरियड में, पिछले साल में फलाने फलाने जगह से मुझे कितना पैसा आया, ये आप पूछ सकते हो। फिर व्हाट हैज द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और सर्विसेज बीन फॉर द लास्ट पीरियड, ये जो पिछले पीरियड में जो मैंने प्रोडक्शन की या जो मैंने सर्विस लोगों को दी मेरी कंपनी ने, उसका कितना खर्चा आया, ये आप पूछ सकते हो। व्हाट हैज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ डिपार्टमेंट बीन फॉर द लास्ट पीरियड, फलाने डिपार्टमेंट में को जो है ना चलाने का मुझे पिछले साल में क्या खर्चा आया। ये देखिए, मैंने क्लास में भी बताया था कि खर्चा क्या हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, कॉस्ट, और ये सारा बजट बना दिया। ये आप ट्रेनी अकाउंटेंट से पूछ सकते हो, लेकिन आप उसको ये नहीं पूछ सकते कि यार तुम मुझे तो बताओ कि यार मैं किस जगह पे अपने जो है ना फ्यूचर में ज्यादा पैसा लगाऊं या किस रेवेन्यू स्ट्रीम को मैं मैक्सिमाइज करूं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, पास पेपर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ यूजफुल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। यूजफुल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का एसेंशियल फीचर क्या है? कंप्लीटली एक्यूरेट, नहीं, एक्यूरेसी जो है वो अप टू सिचुएशन डिपेंड करती है, मैंने आपको बताया। अप्रोप्रिएट फॉर एनी पर्पज, नहीं, अप्रोप्रिएट फॉर रेलिवेंट पर्पज, हमने कहा था कि रेलिवेंट होनी चाहिए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट इफेक्टिव, यस, कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो एक खसूसियात है, एक खसूसियत है। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट रेगुलरली होना, इसका कोई जरूरी नहीं है कि हर दिन या हर 2-3 दिन बाद, ये हिसाब से होती है। ठीक है, जब आपको इन्फॉर्मेशन रिसीवर को चाहिए होती है ना, जब मैनेजमेंट को चाहिए होती है, वो आपसे कह सकता है कि मुझे बना के दे दो। ठीक है, तो रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। इसके साथ जो है हमारे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो बीपीपी किट के क्वेश्चन है वो हो चुके हैं।